सीखने के नियम किसने दिए हैं? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बार बार परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरे वीडियो को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, कैसे होता है? तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये तीनों रूप से होता है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक होता है, तो उसे सीखने का हस्तांतरण कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। सारे सवाल यूपी टेट में पूछे गए हैं। अगला है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित होता है। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर होगा एबिंगहॉस ने। एबिंगहॉस नामक मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को कहा है। चलिए आगे है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? आपका ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टल्टवाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गेस्टल्टवाद। सीखने की अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था। गेस्टाल्टवादियों के ऊपर मैं एक पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा। अगला सवाल है सीखना क्या है? तो सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है सीखना। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। अधिगम सीखना सतत रूप से चलने वाली वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि सीखने के नियम किसने दिए हैं? तो सीखने का नियम दिया आपका थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया। ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए मैं आपको कल से सीटेट का भी सीडीपी अवेलेबल करवा रहा हूँ। एक वीडियो मैंने सीटेट का आपका अपलोड कर दिया है। तो इस चैनल पर जेटेट और सीटेट, यूपी टेट सबका अब पढ़ाई होगा। अगला सवाल है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया था किसके द्वारा? तो यह कथन दिया गया था आपका रॉस के द्वारा। और रॉस के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये सब सारा सवाल पूछा जाता है। चलिए शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। चलिए बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उनके अनुसार ही उनका पाठ्यक्रम जो है, ठीक है, निर्धारित किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। अगला है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह कथन सर्वोत्तम है। चलिए आगे देखिए, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो देखिए संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ठीक है। देखिए संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेग से मुक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। अगला सवाल है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है?
अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? तो देखिए अच्छी स्मृति की विशेषताएं है आपका शीघ्र पुनर्स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। स्मृति एक क्षमता है जिसके सारे उद्देश्य पूर्ण कार्य किए जाते हैं। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मानसिक आयु के प्रत्यय का तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपका विनय साइमन ने। चलिए, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण करना। जन्म से ही बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करता है एवं कालांतर में उनमें से कुछ व्यवहारों का अनुकरण कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करने लगता है, यही कौशल होता है। बाल विकास में क्या होता है? तो देखिए बाल विकास में जो होता है ये गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला शिशुआवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? तो शिशुआवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि आपका है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, यानी ये सभी हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शिशुआवस्था कहते हैं, याद रखिएगा। आगे सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? आइए देखते हैं यहाँ पे। इसका सिद्धांत दिया था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। अगला है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र उपरोक्त सभी है, यानी बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। आगे है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ये कारक आपका है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, यानी ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है किसका? तो विशिष्ट बुद्धि का, याद रखिएगा, विशिष्ट बुद्धि का। उसके बाद सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन, यानी अधिगम यानी सीखने का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है ताकि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को समायोजित करने के कौशल का विकास हो सके। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। युक्त कथन किसका है? यह कथन हरलोक का है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये विधि है आपका अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। आगे देखिए, आगे वाणी दोष कौन सा नहीं है? तो वाणी दोष धीमी या तेज गति से बोलना, ये वाणी दोष नहीं है। बाद बाकी हकलाना, तुतलाना, स्पष्ट वाणी, ये वाणी दोष है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप मनोवैज्ञानिक शारीरिक है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अगला है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य।